सो सब्जेक्ट के ओरिजिन पर डिस्कशन किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, it originated from 1887 and who was the father of public administration? Woodrow Wilson. Okay, he focused on a separate subject from political science, and he was looking for separate science of public administration, separate science of administration, right? उसका बहुत बड़ा रीजन था, उनका मानना था कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वहां ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट डेवलप करें जिसमें हम प्रोफेशनल्स को पैदा कर पाए, मतलब जिसकी पढ़ाई करने पर लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हम अमेरिकन मैनेजमेंट संभाल सकें। और उन्होंने वो किया ग्रेजुअली, राइट। उसका बेनिफिट ये मिलता है अमेरिका को कि अमेरिका ग्रेजुअली अपनी चीजों को ठीक करता है। और पैरेलली मैंने बताया था कि मैनेजमेंट साइड से थ्योरेटिकल डायमेंशंस को उन्होंने एडमिन में जोड़ने की कोशिश की। एक तो सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, जहां से वो अलग करना चाहते थे कि इससे अलग सब्जेक्ट डेवलप होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मानना था, क्योंकि अब तक जो भी चल रहा था वो पॉलिटिकल साइंस के अंडर में चल रहा था। नो डाउट दिस वाज द मदर सब्जेक्ट, आज भी ये मदर सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इस सब्जेक्ट से लेकिन अलग हटना था बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स वैल्यू सिस्टम, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स वैल्यू सिस्टम एंड दिस इज मोर अबाउट फैक्ट्स एंड रैशनैलिटी, राइट। तो आप देखोगे फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि इनको बजट देखना है कि बजट कितना है, लॉ देखना है कि लॉ में क्या लिखा है। यहां पर जो नहीं लिखा है उस पर भी बात होती है, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सिस्टम की जब आप बात करोगे तो ज्यादातर ये लोग इमोशनल डीलिंग करते हैं। ये तो इन जनरल आपने भी देखा है, जैसे हमारे देश में अभी आप देखोगे मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, है ना, ये सब इमोशनल डीलिंग्स हैं, इनमें कोई फैक्ट्स नहीं होते। तो उस कंटेक्स्ट में वुड्रो विल्सन ने अपने यहां पर भी कहा कि हमें अलग हटने की जरूरत है और डे टू डे अफेयर्स जो होगा इनका उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ओके, फिर उन्होंने कहा क्वेश्चंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो एवरीडे के कंसर्न्स हैं वो इनके अलग हैं, वो इनके अलग हैं। जैसे कहीं पर पानी का सप्लाई वाला जो पाइप है वो फट गया मान लो, तो वो पॉलिटिकल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है कि कौन ठीक करेगा, कौन सी एजेंसी जाएगी। अभी जैसे रायपुर में वाटर सप्लाई की बात है, तो वाटर सप्लाई कहीं पर टैंकर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये मैनेजमेंट कौन देखेगा? एडमिन देखेंगे, इनका लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन गई कि सर हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, एक हफ्ते से हम लोग पानी का वेट कर रहे हैं, टैंकर आया ही नहीं, अब यहां से मेयर एक्टिव हो जाएंगी और वो पूछेंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से पानी क्यों नहीं जा रहा। क्लियर है? अब वो कैसे ऑर्डर करेंगी कि मुझे अगले 12 घंटे में आप रिपोर्ट करें कि पानी गया या नहीं गया, ठीक है, और मुझे एक एक रिपोर्ट करें। अब क्या हुआ, ये रिपोर्टिंग शुरू हो गई, करना इनको ही है, बट ये एक चार्ज लेते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। जब पब्लिक इनके पास आना शुरू करती, पब्लिक यहां भी आ रही होगी, लेकिन इन्हें ज्यादा फिक्र होती है बिकॉज ये वोट बैंक से जीत कर आए, पब्लिक के वोट से जीत कर आए, तो इन्हें ज्यादा फेस करना पड़ता है। एडमिन तो ट्रांसफर हो जाएगा, कमिश्नर का ट्रांसफर, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब तक है तब तक अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इनके लिए अकाउंटेबिलिटी कैसी है? भाग के जाएंगे का, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो तो छोड़ नहीं सकते आप 5 साल तक। आगे भी आपको लड़ना ही है चुनाव, तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं मैं तो इस साल इलेक्टेड नहीं हूं। मान लो कोई अपोजिशन वाला लीडर है, उसके पास भी ये कंप्लेन जाएगी, तो उसको भी सोचना पड़ता है, वो जाके बात करेगा मीनल चौबे मैडम से कि मैडम हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इसीलिए वो पॉलिटिशियन है। तो एनीवेज ये रिलेशन समझा रहा था मैं।
तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे इससे सेपरेट होता है, और ये सेपरेशन की थ्योरी बहुत फेमस है, एंड क्रेडिट गोज टू वुड्रो विल्सन कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को सेपरेट कराया। क्लियर है? उसी को एक टर्म इस्तेमाल किया गया, डाइकोटॉमी कहा गया, टेक्निकल वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डाइकोटॉमी, DICHO, डाइकोटॉमी कहा गया। सो डाइकोटॉमी बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलगाव, सब्जेक्ट में अलगाव किया। और वैसे भी आप देखोगे जो यूएस में स्पॉइल सिस्टम काम कर रहा था वो पॉलिटिशियंस के अंडर में ही काम कर रहा था। दैट मीन्स ब्यूरोक्रेट जो भी अपॉइंट होते थे दे वर अपॉइंटेड बाय दी पॉलिटिशियंस, फिर वो प्रेसिडेंट हो या लोकल लीडर्स हो, वही अपॉइंट करते थे, और इनके पीछे कोई क्वालिफिकेशन, कोई मेरिट सिस्टम नहीं था कि एडमिन में कौन आएगा, एक्सपर्ट है या उसके पास स्पेशलाइजेशन है, ये सारी चीजें नहीं थी। सो दैट वाज द ग्रेजुअल प्रोग्रेस। अब यहां तक जब हम आते हैं, ये सब्जेक्ट डेवलप हो गया, और मैंने फिर इस स्टोरी में आपको समझाया था कि मैनेजमेंट की थियरीज को भी इस सब्जेक्ट में लेना शुरू किया। जैसे मैंने आपको नाम लिया था, FW टेलर का नाम लिया, हेनरी फेयोल का नाम लिया, ये सभी थिंकर्स हैं, इनको पढ़ना नहीं है, लेकिन CGPSC थोड़ा सा दायरा बढ़ा रही है आपका। क्लियर है? क्वेश्चंस का दायरा उन्होंने बढ़ा दिया है। हालांकि पब्लिक एड में थिंकर नहीं पूछा है, लेकिन सोशियो में इन्होंने एक और स्टेप ले लिया है। इस साल का क्वेश्चन यदि आपने देखा होगा, पेरेटो का पूछा है, डरखाइम को पूछा है। डरखाइम पहले भी पूछा था, एक स्कॉलर है डरखाइम, हिंदी में उनको दुर्खिम कहा जाता है। 13 में जब पहली बार इन्होंने पेपर लिया था तो सुसाइड का मॉडल पूछा था, सुसाइड की थ्योरी पूछे, जबकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? इस बार फिर डरखाइम का नाम लेकर पूरा क्वेश्चन है, कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स का आई थिंक। और एक पेरेटो को पूछा, थिंकर्स को। तो कहना मुश्किल है कि पब्लिक एड में जोड़ेंगे या नहीं थिंकर्स, लेकिन पूछ लिया है सोशियो में, तो थोड़ा सा वो लोग सिलेबस से भटके तो हैं। मतलब ये गेस करना मुश्किल है कि हमें थिंकर सारे पढ़ाने चाहिए, है ना? 4 साल में एक बार पूछ लेते हैं तो वो, और वो भी बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डाउट तो है। पॉलिटी में भी इन्होंने थोड़ा सा दायरा बढ़ाया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बढ़ गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वगैरह पूछ लिया इन्होंने, जबकि मतलब वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अलग तो नहीं कहना चाहिए, बट यस, उसको जनरली हम लोग क्लास में इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो वो एक और कॉन्सेप्ट एड ऑन हो जाता। पब्लिक एड में भी इन्होंने कुछ कुछ किया है, दाएं बाएं भटके हैं, बताऊंगा मैं। तो ये थोड़े से दायरे हैं, बट स्टिल मैं थिंकर्स नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि लोड आपका ज्यादा हो जाएगा यदि मैं थिंकर्स पढ़ा दिया तो। जैसे टेलर है, फेयोल है, ये बड़े फेमस है, इनको ऑफिशियली सिलेबस में पढ़ा जाता है, यूपीएससी ऑप्शनल में। क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है, अब तक आया नहीं है, इससे मैं टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझा के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो आप देखोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने हर काम को अलग तरीके से करने के लिए कहा। तो ध्यान रखना, हम यहां से स्पेशलाइजेशन चुरा के ला रहे हैं यहां पे, क्योंकि वुड्रो विल्सन क्या चाहते थे कि ये एक्सपर्ट्स हो जाएं, प्रोफेशनल चाहिए हमें, जिन्हें काम का नॉलेज हो, जिनको हम ट्रेनिंग दे सके, जिनके पास एडमिन नाम का कोई सब्जेक्ट हो, कोई सिलेबस हो, और वो पढ़ने के बाद हम उनको रिक्रूट करें, सो दैट ये डेली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए। ये ठीक वैसे ही जैसे नल की प्रॉब्लम है तो प्लम्बर आएगा उसको ठीक करने के लिए, लेकिन एडमिन की प्रॉब्लम है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स कहां से आएंगे? उनको सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है। ऐसा वुड्रो विल्सन ने कंसर्न रेज किया 1887 में। सो फाइनली ये सब्जेक्ट पैदा होता है, और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि 1914 के आसपास वहां की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट इन्वॉल्व कर दिया गया और पढ़ाया जाने लगा। फिर इसमें ग्रेजुअली थिंकर्स आते जाते हैं, थिंकर्स अपने थॉट्स देते हैं इसमें, लेकिन इसका जो पैटर्न था वो ऐसा था कि बहुत सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें, ठीक है? इस सब्जेक्ट को एनरिच करने में अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और इसमें क्रेडिट जाता है पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स और मैनेजमेंट के थिंकर्स, प्लस कुछ टेक्निकल साइड से भी लोग आए, जैसे इंजीनियरिंग साइड से आते हैं उनको हालांकि हम मैनेजमेंट में ही ले लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, गुलिक एंड उर्विक, ये पेशे से इंजीनियर्स थे फोर्ड कंपनी के, और बहुत दिनों तक फोर्ड कंपनी ने फंड भी किया है,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के लिए फंड किया है, उन्होंने पैसे दिए हैं यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक सब्जेक्ट के तौर पर एनरिच होना शुरू होता है, अलग अलग थिंकर्स आते हैं इसमें, और एक सब्जेक्ट के तौर पर ये एस्टेब्लिश हो जाता है। गॉट इट? तो 1887 आप देख सकते हैं कि एक माइलस्टोन है जहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली पैदा होता है, और इसके फादर के तौर पर हम लोग जानते हैं वुडरो विल्सन को, उनका नाम लिया जाता है। यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये लास्ट क्लास का भी डिस्कशन यही था, हालांकि मैंने वर्ल्ड वॉर और ये सब जोड़ के आपको पढ़ाया था। अब ये एक डिवीजन, एक इसको डिपार्टमेंट कहा जाता है यूनिवर्सिटीज में, जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज डिपार्टमेंट। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। वैसे उन लोगों ने क्या किया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसके नाम का एस्टेब्लिश कर दिया कि ये एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया। इंडिया में आज भी आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस के साथ इसको पढ़ा जाता है। जैसे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंडर में। छत्तीसगढ़ कॉलेज में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट है, कुछ लोग शायद एमए भी कर रहे होंगे आप लोगों में से, तो आप देखेंगे वो सेपरेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ कॉलेज में। नागपुर में है, लखनऊ में है, और जयपुर, ये कुछ जगह है जहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यूपीएससी के ऑप्शनल का पेपर बहुत दिनों तक जयपुर से ही सेट होता था। वहां के एक स्कॉलर हैं, और वो इस पेपर, मतलब उनको माना जाता है कि वो हमारे देश के वुडरो विल्सन है, ऐसा माना जाता है ना। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडियंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक शब्द बस दिया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके सिलेबस में है। यूएल गोस्वामी है वो, डॉक्टर यूएल गोस्वामी, उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था। यस यस प्लीज कम। तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट है दुनिया के लिए। हमारे देश में पब्लिक पॉलिसी के नाम पर थोड़े बहुत कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में ये काफी महंगा सब्जेक्ट। कल को आपको लगता है कि ठीक है सर सीजीपीएससी में कुछ नहीं हुआ, तो ये एक सब्जेक्ट है जो अपकमिंग सब्जेक्ट है, और पब्लिक पॉलिसी इंडिया में अब एमर्ज हो रहा है। ये सब्जेक्ट अब एमर्ज हो रहा है, पब्लिक पॉलिसी। अभी इसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, डिग्रीज लेकर, एमबीए भी होता है इसमें पब्लिक पॉलिसी। इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में इसकी डिमांड बहुत है, बहुत महंगा कोर्स है पब्लिक पॉलिसी। और आपकी जॉब कहां लगेगी, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको इस जॉब में लेंगे पब्लिक पॉलिसी में, यदि आपने कुछ किया तो, है ना। थोड़ा सा इकोनॉमी का नॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट का नॉलेज चाहिए, एडमिन का नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए, तब जाके ये सब्जेक्ट तैयार होता है। एनीवेज, अभी जो हमको पढ़ना है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां तक एक सब्जेक्ट एमर्ज कर जाता है। अब इस सब्जेक्ट की जर्नी में कुछ चीजें और आएंगी, जैसे इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के नाम पर जब हम बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो हम मानकर चलते हैं एक माइलस्टोन कि 1960s तक, मतलब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये वाला जो टाइम आता है, और एक टाइम मानते हैं 90s वाला, इसके बाद का टाइम आगे समझाऊंगा मैं। इस टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, कि यहां पर जो थॉट पैटर्न था वो कैसा था और उनका रोल कैसा था स्टेट में। तो आप देखेंगे स्टेट बोलने का मतलब क्या होता है, देश का पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, उसको हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट का रोल 60s के पहले 1945 में हमारा क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, राइट। इस टाइम तक आप देखोगे पूरी दुनिया फाइटिंग मोड में होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले और क्या था, कॉलोनियलिज्म था, है ना। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फ्रेंच गवर्नमेंट कहीं चली गई, पोर्चुगीज कहीं चले गए, मतलब अलग अलग देशों में जा रहे हैं, कब्जा करते हैं और वो
अनाउंस कर देते हैं कि ये लैंड हमारा है। और ऐसा एक पूरा ट्रेंड था, मतलब पूरे टाइम वॉर मोड में थे हम लोग। तो वॉर मोड में आप देखोगे कि ज्यादातर हमारा फोकस क्या था कि किसी तरह से हमारे पास रेवेन्यू आए, रेवेन्यू जनरेशन वाज द ऑब्जेक्टिव एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दैट वाज द बेसिक जॉब एट दैट टाइम। वेलफेयर नाम की चीज नहीं थी। वेलफेयर मतलब जैसे हम अलग से स्कूल खोलें, हॉस्पिटल खोलें, राइट, या डेवलपमेंट पर काम करें, ये सब कंसर्न उस जमाने में नहीं थे। लोगों के कंसर्न एक ही थे कि हमारा एरिया कैसे बड़ा होगा, भारत को हम कैसे जीत लें, चाइना को कैसे जीत लें, इस तरह का माइंडसेट था। तो ऑफ कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तरह के माइंडसेट से चल रहा था, क्योंकि जब पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा सोचेगी तो डेफिनेटली एडमिन ऐसा ही होगा। प्लस जो उस वक्त मैनेजरियल थ्योरीज हैं उसका इंपैक्ट भी वैसा ही था। अब उस वक्त के मैनेजमेंट थ्योरीज को आप देखोगे, वो कैसा था? ह्यूमन बीइंग को हम लोगों ने क्या मान लिया था? मशीन ट्रीटमेंट था। ओके, जो भी काम कर रहे हैं ऑफिस में या फैक्ट्रीज में, उनको हमने मशीन मान लिया था। और उस वक्त के लोगों का मानना था कि आप पैसे ज्यादा दो, लोग ज्यादा काम करेंगे, और पैसे दो और काम करेंगे, और पैसे दो और काम करेंगे। एक बात आपको बताता हूं यहां पर, पहले हमारे देश में ओवर टाइम सिस्टम चलता था, अभी भी है, लेकिन ऑफिशियली वो रन होता था। भिलाई स्टील प्लांट में उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल एग्जांपल है ओवर टाइम का। क्योंकि पहले क्या था, पैसे लोगों को, पैसे आज भी चाहिए, लेकिन अब थोड़े से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, फैमिली कॉन्शियस हो गए। ओवर टाइम का ये नतीजा था कि जैसे भिलाई स्टील प्लांट में आप देखोगे रोटेशन में जॉब चलती है ना, ड्यूटी है 8 आवर्स की, तो जनरल शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, और एक नाइट शिफ्ट है। इस तरह से 3 शिफ्ट में काम होता है। तो जब आपकी जो शिफ्ट है, सपोज आपकी शिफ्ट है जनरल शिफ्ट, जनरल शिफ्ट वहां पर 8 से 6 है आई थिंक, 8 आवर्स कंप्लीट करना होता है, 6 बजे आपको वापस आना। तो उस शिफ्ट के बाद का जो शिफ्ट आप लोगे, ठीक है, कंटिन्यू करोगे, तो आपको जो रेगुलर सैलरी है उससे जस्ट डबल मिलेगी। क्लियर है? मान लो आपको पर डे सपोज 1000 मिलते हैं, तो सेकेंड शिफ्ट के आपको 2000 मिलेंगे। ठीक, अब मान लो आपने तीसरा शिफ्ट भी किया, तो फिर वो पैसा और डबल हो जाएगा। आ रहा समझ? हालांकि एक कॉमन मैन 24 घंटे कैसे काम करेगा बिना रेस्ट के, लेकिन लोग ऐसा करने लगे थे पैसा कमाने के लिए, और लोगों ने खूब कमाया, ओवर टाइम कर रहे थे, पैसा डबल हो रहा है, राइट। तो लोग मतलब बैग वैग लेकर आ गए वहां कि हम यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा चाहिए हमें। भिलाई स्टील प्लांट में लोग घर ही नहीं जाते थे। फिर राजीव गांधी सीन में आए, जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा ये बंद करो, फैमिली स्ट्रक्चर टूट रहा है। क्योंकि एक आदमी जो पूरे जान दिए हुए है ना स्टील प्लांट में जाकर, तो फैमिली का क्या होगा? फैमिली टूटने लगी, बिखरने लगी, ये सोशियोलॉजिकल स्टडीज सामने आई थी, राइट। तो फिर इसको बंद किया गया। तो एनीवेज, मैं वही बता रहा था कि मैनेजमेंट थियरीज का इंपैक्ट ये था, या थियरीज ही वैसे लिखी गई थी कि मशीन समझा गया ह्यूमन बीइंग को। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन मोटिवेशन वाज ट्रीटेड एज मॉनेटरी मोटिवेशन। इसको कहा गया मॉनेटरी मोटिवेशन, मतलब आपको सिर्फ पैसे से मतलब है और बाकी कोई चीज नहीं चाहिए, मॉनेटरी मोटिवेशन। प्लस यहां पर रूडनेस भी ज्यादा थी। रूडनेस का मतलब बिहेवियर वाइज रूडनेस ज्यादा थी, क्योंकि हमारे लिए ह्यूमन बीइंग एक मशीन है, उससे काम लेना है। तो इसका इंपैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ता है। और यहां पर बहुत ज्यादा हम इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमने कहा हमने पैसे दिए हैं, आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल सब्जेक्ट का अप्रोच आप देखेंगे, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या क्लासिकल एरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्लासिकल एरा। क्लासिकल शब्द का अर्थ होता है कि कोई चीज जो जैसे है उसको एज इट इज एडेप्ट करना, कोई चेंज नहीं चाहिए उस। जैसे हमारे देश में हम बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक, या कई बार आप टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लासिकल शॉट था, क्लासिकल किक था, अभी फुटबॉल चल ही रहा है ना।
तो आप देख रहे होंगे कि जो बड़े फेमस प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो है या मेसी हैं, तो इनके किक का पैटर्न वैसा ही मिलेगा हमेशा। तो लोग इसको क्लासिकल कहते हैं। इसका मतलब जो शुरू से चला आ रहा है उसको क्लासिकल कहा गया, राइट। तो क्लासिकल एरा इसीलिए कहा गया कि ये कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे, यहाँ के थिंकर्स भी वैसे ही थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थेरीज थी वो कहते थे हमने जो दिया वो बेस्ट दिया, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। मतलब उनका अप्रोच थोड़ा सा नैरो अप्रोच था, और वो मानते थे हमने जो भी दिया है दैट इज बेस्ट वन, और इन्हीं थियरीज के साथ काम होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर बहुत एनरिच नहीं हो पाता है, और उस तरह के थिंकर्स होते हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा नैरो बना के रखा। क्लियर है? अच्छा, काम भी इनके पास ज्यादा नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, रेवेन्यू जनरेट करना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेडिशनल काम है। लेकिन जैसे ही 45 के बाद आप देखोगे इनके काम में चेंजेस आते हैं। उसका रीजन क्या था? 45 के बाद जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग माइलस्टोन क्यों मानते हैं? बिकॉज यहां से वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, राइट। वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद का जो सिनारियो है वो है एमर्जेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। भारत जैसा देश एमर्ज होता है, राइट, आजाद होता है। सेम वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखोगे डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते हैं, और फिर वहां से आप देख पाते हैं कि पूरी दुनिया में एक डिवाइड आपको नजर आता आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हाट वाज दैट डिवाइड? डिवाइड बिटवीन डेवलपिंग नीचे थे और डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब आप ग्लोब को देखना चाहो तो सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी देश हैं इस साइड, तो आप देखोगे वो बाय डिफॉल्ट गरीब नजर आएंगे। क्लियर है? तो होता यह है कि एक पोल यूएसए का और सेकेंड पोल यूएसएसआर का मान लिया जाता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनको कहा गया जो सो कॉल्ड उस वक्त के गरीब देश थे। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्रीज, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया। उस वक्त डेवलप नहीं थे, अंडर डेवलपिंग थे ये, और डेवलपिंग तो थे ही नहीं, सब अंडर डेवलप थे इंक्लूडिंग इंडिया। तो उस टाइम पीरियड पर 1945 में यहां पर यूनाइटेड नेशंस भी आता है। पेपर 7 में इसका डिटेल पढ़ोगे आप। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट से एक अच्छी चीज ये हुई कि जितने भी ये देश थे सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम अपनी बात रख पाएंगे। और इसी टाइम पर आप पढ़ोगे एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका पब्लिक एड से लेना देना नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं कि उस वक्त का सिनारियो क्या था। आप देखेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब यह हुआ कि हमें किसी के साथ अलाइन नहीं होना है, नॉट विद दिस वन, नॉट विद दिस वन, इन दोनों के साथ अलाइन नहीं होना, हम सेपरेट रहेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, इसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया था। और इंडिया वन ऑफ द कंट्री विच लीडेड नाम, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, और इजिप्ट है, और भारत, ये 4-5 देश हैं जिनका नाम आता है नाम के लीडरशिप में। और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, नाम अभी भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया इनएक्टिव हो गया उसमें से, राइट, ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम यूएस एंड ऑल। अब इन देशों में सबसे बड़ी जो चिंता थी आफ्टर 45 वो थी डेवलपमेंट की चिंता, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा। एक तो इन देशों को मार्केट भी नजर आ रहा था कि ये फ्यूचर के मार्केट है, राइट। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने यूएन एड प्रोग्राम शुरू किया। फिर यूएसए का भी एड प्रोग्राम चालू होता, इन देशों में हेल्प करनी शुरू की इन लोगों ने। यूएसए ने अलग से यूरोप के लिए भी प्लान बनाया और उसको नाम दिया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान उसका नाम ही था। ये अमेरिकन हेल्प प्रोग्राम था यूरोप के लिए और इंडिया जैसे देशों के लिए भी इन्होंने हेल्पलाइन शुरू किया एक तरह से,
और पैसा देना शुरू किया, इनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सोचना शुरू किया। यूएसएसआर ने भी किया, यूरोप के देशों ने भी किया। और आप देखोगे कि 47 में जाकर भारत आजाद भी होता है, उस वक्त भी अमेरिका का प्रेशर था। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन हार गया था वर्ल्ड वॉर 2, वो हार गया। जब वो हारा तो उस वक्त माहौल भी बना कि अब नेक्स्ट पावर कौन आएगा, क्योंकि तब तक ब्रिटेन हमारे लिए तो पावरफुल था, इंडिया के लिए तो, क्योंकि वही है हमें रूल कर रहा था। यहां से एक चैलेंज भी आया कि अब हमें मतलब वर्ल्ड पावर कौन होगा। फिर लोगों को समझ में आया कि वर्ल्ड पावर यूएसए होगा, क्योंकि एक तो उसने बॉम्ब भी ड्रॉप कर दिए थे, हिरोशिमा नागासाकी, कंट्रोल में भी आने लगा था। तो चाइना और अमेरिका ने प्रेशर बनाया ईस्ट इंडिया ब्रिटेन के ऊपर कि अब भारत को आजाद करो, अब बहुत हो गया। क्लियर है? वर्ल्ड वॉर भी फिनिश हो चुका था, प्लस इधर जापान भी कमजोर पड़ चुका था। तो हमारे प्लानिंग में क्या था कि हम जापान को, ब्रिटेन हार भी गया था जापान से। क्लियर है? तो ये सब जो माहौल बना उसमें एक बात निकल कर ये आती है कि अब भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एमर्ज करेंगे, क्योंकि अब इनको खुद जीने का रास्ता मिल रहा है। ये आजाद हो गए हैं, अब इनका डेवलपमेंट होगा। और पूरी दुनिया में एक माहौल बनने लगता है कि अब हमें किसके बारे में सोचना है? डेवलपमेंट के बारे में सोचना। ठीक है? और पूरी दुनिया में डेवलपमेंट एक मिशन के तौर पर माना गया। और ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट शुरू में कैसा रहा होगा? इकोनॉमी का डेवलपमेंट, देश की अर्थव्यवस्था का विकास, ये फोकस में आने लगा। और उस वक्त के जो कंसर्न्स है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, हम फैक्ट्रीज कैसे बनाएंगे, रोड कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये कंसर्न इससे पहले नहीं था, इस टाइम पीरियड पे नहीं था। इस टाइम पे कंसर्न क्या था? वॉर कैसे लड़ना, वेपन्स कहां से लेकर आए, हमको आजाद कैसे होना। मतलब भारत में उस वक्त कंसर्न तो अलग ही चल रहे थे हमारे। ये जो टाइम पीरियड है उस वक्त तो भारत आजादी के लिए छटपटा रहा था। हाँ, अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश वो अलग लेवल पर थे, लेकिन उनके भी जनरल कंसर्न्स यही थे। तो यहां पर अब ये जो 45 के बाद का टाइम पीरियड है, यहां पर सभी देशों को इस बारे में सोचना पड़ा कि डेवलपमेंट कैसे होगा। क्लियर है? तो इन्होंने ना सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचा, बट डेवलपिंग कंट्रीज के भी डेवलपमेंट के बारे में सोचा। और इन्होंने एक सब्जेक्ट ही एस्टेब्लिश कर दिया और उसको नाम दिया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि डेवलपमेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। गॉट इट? और अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको एस्टेब्लिश कर दिया। अब सोच के देखो वो लोग कितने एडवांस है। मतलब उस टाइम पीरियड में उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में थियोरिटिकली सोचना शुरू किया। और देखो, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं या बड़ी चीजें हैं, उनकी एक अच्छी चीज होती है कि हर काम के पीछे वो कोई थ्योरी एस्टेब्लिश करते हैं। थ्योरी एस्टेब्लिश करने का बेनिफिट ये होता है कि आप उन थ्योरीज के बेसिस पर, यदि वो थ्योरी सक्सेसफुल हो गई, तब क्या करोगे? आप उस थ्योरी को ही एनरिच करोगे और हर बार उस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करोगे। क्लियर है? और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो बिना थ्योरी, बिना प्रिंसिपल्स के काम करते हैं कि अच्छा आज ये मॉडल ठीक हो गया, चलो इस पे आगे बढ़ जाओ। किसी ने बोला ये मॉडल ठीक हो गया, इस पे आगे बढ़ जाओ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे रायपुर में आप देखोगे अलग अलग बिल्डर्स हैं, है ना? उनमें से एक बड़ा बिल्डर अविनाश ग्रुप है। अविनाश ग्रुप मान लो कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, वो बड़ा ग्रुप है इसलिए उसका एग्जांपल लिया मैंने। तो आप देखोगे उसके पास कुछ प्लानिंग होगी, प्री डिफाइंड प्लानिंग। किसको लेकर होगी? शहर को लेकर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो पेशे से बिल्डर्स हैं, लेकिन वो लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। इज इट क्लियर? नहीं करेंगे तो वो उनकी बिल्डिंग सक्सेस नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो उनके प्रिंसिपल में क्या है? इकोनॉमी और ज्योग्राफी, वो दोनों की पढ़ाई करते हैं, या जिसको नॉलेज है उसको अपॉइंट करते हैं कि हमें बताओ इस रायपुर का एस्टिमेशन, ग्रोथ एस्टिमेशन क्या होगा, किस तरह के लोग आएंगे इस शहर में काम करने के लिए, किस तरह की जॉब्स होगी, उनका टेस्ट क्या है। मान लो बैंगलोर के बच्चे इधर आ रहे हैं तो उनका टेस्ट क्या होगा, उनको किस तरह के अपार्टमेंट चाहिए होंगे। तो वैसा वो लोग, उनका माइंडसेट है।
ये मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन एक दिन उनका एक मैनेजर टकरा गया मुझसे, सीनियर मैनेजर वहां के। काफी देर तक हम गप्पे लड़ते रहे, तो मेरे ही दिमाग में आ गया, मैंने ही पूछ लिया, मतलब कैसे आप लोग फ्यूचर प्लान करते हैं। तब उन्होंने डिस्क्लोज किया। मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारे सब्जेक्ट है। बोला हाँ, हमारे पास भी एक्सपर्ट्स जो शहर की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ का फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं रैंडम जमीन मिली तो यहीं बना दो, वो बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं वो लोग। तो आप देखोगे सेम वे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन जैसा इन्होंने डेवलप किया। और पैरेलली बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज में हम जब जाएंगे अपनी हेल्प लेकर, तो इनको हम फंड भी करेंगे, पैसे भी दे रहे हैं। तो जब पैसे दे रहे हैं तो हमारे कुछ स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स जाएंगे वहां पर स्टडी करने के लिए कि जब हम पैसे देते हैं तो वो पैसे ये कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर उनका एनालिसिस कैसा है, उन कंट्रीज में कंडीशंस क्या हैं, जो हमने डेवलपमेंट का प्लान भेजा वो सक्सेसफुल है या नहीं। और इसके लिए एक और उन्होंने एक्सटेंशन दिया, और वो था कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक और डिवीजन एस्टेब्लिश कर दिया इन लोगों ने, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन शॉर्ट सीपीए कहा जाता है इसको। और इसका बेनिफिट यह होता है अमेरिका को कि अमेरिका कंपेयर करना शुरू करता है दूसरे देशों के साथ कि हमारे पास जो मॉडल है, ये दोनों आपके सिलेबस में पढ़ना है ऑफिशियली, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूं इस वक्त कि ये कहां से आए, इनका ओरिजिन कहां हुआ। किसी कंट्री में डेवलपमेंट को मैनेज कैसे करना है, इस बात का कंसर्न ही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि डेवलपमेंट को मैनेज कैसे करना। तो पूरी दुनिया में इस वक्त फोकस किस पर हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, कि कंट्री की इकोनॉमी को हम कैसे आगे लेकर जाएं। तो अमेरिका ने भी ये सारे सवाल किए और उन्होंने इन देशों की हेल्प भी की, वहां के स्कॉलर्स भी भेजे, वहां के थिंकर्स को भी भेजा हमारे जैसे देशों में काम करने के लिए। जैसे आप देखोगे कि हमारे पास नॉर्मन बोरलॉग भी आते हैं, और वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन की देन है। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, अब वो इस दुनिया में नहीं है, 2-3 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो भारत में आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ोगे 67 का, तो उस टाइम पर ये अमेरिका का ही क्रेडिट था कि उसने नॉर्मन बोरलॉग जैसे पर्सन को हमारे देश में भेजा, क्लियर है, और कहा कि जाओ उनकी हेल्प करो और उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपको प्लान बना के देना उनको। और उन्होंने वो किया भी हमारे देश में आकर, और ग्रीन रेवोल्यूशन उसी का नाम है। तो आप देखोगे एग्रीकल्चर जैसे कंट्रीब्यूशन हुआ, वैसे ही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशन हुआ कि डेवलपमेंट कैसे होगा। उन्होंने अपने प्लान हमसे शेयर किए कि देखो हम लोग पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए ये करते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए ये करते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें बनाकर उन्होंने हमें दी। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल है, फेमस भी, आप पढ़ते भी हो आप इसको, यूएसएसआर ने हमें 5 ईयर प्लान दिया कि आप अपनी इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी में लेकर चलो। पंचवर्षीय योजना बचपन में सुना है आपने काफी। 5 ईयर प्लान मोदी जी जब आए 15 में, उसके बाद उन्होंने उसको रोक दिया। उसके पहले तक वो ऑपरेटेड था, राइट फ्रॉम नेहरू जी, राइट 1950 से वो चल रहा था। इनफैक्ट 13 प्लान अब तक आ चुका था हमारे देश में, 13 पंचवर्षीय योजना, राइट। और फिर मोदी जी ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, अब नीति आयोग बन रहा है तो हम लोग कुछ अलग करेंगे। तो अब वो 3 ईयर 7 ईयर्स के फॉर्म में आता है। लेकिन पहले क्या था, पूरे देश को पता होता था कि 5 ईयर प्लान अभी कौन सा चल रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो लास्ट टेन्योर था उसमें 13th 5 ईयर प्लान चल रहा था, और 5 साल का प्लान बनाते थे कि 5 साल में हमारे टारगेट्स क्या है। पूरे देश को पता होता था क्योंकि वो रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल थी, और ऑनलाइन नहीं थी तो उसके पहले अखबारों में आ जाती थी कि ये हमारे 5 साल के टारगेट है, कि एजुकेशन में ये अचीव करना है, इरिगेशन में ये करना है, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट, हर चीज का टारगेट होता था। और वो टारगेट को ईयरली बजट के साथ हम कोऑर्डिनेट करते थे। साल में एक बार बजट आता है, तो वो प्लानिंग थी उस जमाने की। तो आप देख पाते हैं कि इन कंट्रीज से हमें डेवलपमेंट का प्लान मिल रहा है। जैसे जर्मनी से क्या आता है हमारे देश में, जर्मनी किस चीज में आ गया है,
टेक्नोलॉजी में आगे, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, खासकर साइंस से जुड़े हुए जितने भी गैजेट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपके जो लेबोरेटरी के जितनी भी चीजें हैं, वो सब जर्मनी से हम इंपोर्ट करते हैं। एंड दे आर फार अहेड, पूरी दुनिया में उनसे आगे कोई नहीं। क्लियर, बहुत आगे हैं वो लोग। तो आज से नहीं, नेहरू जी के टाइम से ही हम लोग जर्मनी से वो सब मंगाना शुरू किए। इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे, जैसे माइक्रोस्कोप जो आप लैब में यूज करते हैं, ये सब क्या है, जर्मनी में बहुत इनोवेटिव चीजें हैं। साइंस के नाम पर उनके यहाँ अलग ही दुनिया काम करती है, राइट। हमारे देश में एक हम लोगों ने साइंस एक्सप्रेस भी चलाया, कभी सुना होगा साइंस एक्सप्रेस के बारे में। वो जर्मनी का ही मॉडल है, कॉपीड है वो, मतलब जर्मनी में ऑलरेडी वो चलता। एक ट्रेन है जिसमें साइंस से जुड़े हुए एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, तो वो ट्रेन क्या करती है, वो जर्मनी के अलग अलग शहरों में मूव करती है। तो ऐसा इंडिया में भी एक साइंस एक्सप्रेस है। हालांकि ठीक है, अब इंटरनेट की दुनिया में ये सारी चीजें इररिलेवेंट लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो आप देखोगे हर देश से हमने अलग अलग चीजों के बारे में हेल्प लेना शुरू किया। क्लियर हो रहा है? तो आप देखते हैं कि ये अमेरिका का ही डेवलपमेंट है कि अमेरिका में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जो पब्लिक एडमिन के साथ ही काम करता था, और कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? अब यहां पर मैं रोकता हूं, अब वापस पीछे वाले स्लाइड में जाते हैं। अब आप देखोगे ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर अमेरिका के कंसर्न्स बढ़ने लगे कि अमेरिका का जो सोसाइटल डेवलपमेंट है वो और कैसे बेहतर होगा। तब लोगों ने कहा कि हमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर हम बात कर रहे हैं, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम कैसे इंप्रोवाइज करें। तो इसके लिए यहां पर क्या होता है कि कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। एक प्रोफेसर है वहां पर, जॉन सी हनी, वो सिराक्रूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। सिराक्रूज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेन हब के जैसा उसको जाना जाता। अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, और कभी कुछ पढ़ने जाना हो तो आप वहां जा सकते हैं, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है सिराक्रूज यूनिवर्सिटी, राइट। और वहां पर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं पढ़ने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जॉब के बाद आईएएस बनने के बाद भी बहुत सारे लोग पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहां जाते हैं अक्सर। तो आप देखोगे वहां के प्रोफेसर को उन्होंने रिसर्च करने लगाया। फिर इसके बाद एक कमेटी और एस्टेब्लिश किया जाता है। फाइनली एक बड़ा कॉन्फ्रेंस वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस कॉन्फ्रेंस को जहां पर ऑर्गेनाइज किया, उस जगह का नाम है मिनोब्रुक। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में होता। क्योंकि ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हर 20 साल में हो रहा है, तो ये फर्स्ट कहलाता। सेकेंड 88 में आता है, थर्ड 2008 में आता है। बाद में पढ़ेंगे उनके बारे में, इधर आएगा वो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और ये 1988 में आता है। और थर्ड वाला इस टाइम पीरियड में आएगा, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008। और आपको इन तीनों से क्वेश्चन आ चुका, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3 से क्वेश्चंस आ चुके हैं आपको। ठीक है, आपके सीजीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन कि इन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। अभी तक समझ पा रहे हैं? सब्जेक्ट का डेवलपमेंट ही कर रहे हैं हम लोग। ये सब्जेक्ट क्या है उस पर तो हमने बात किया है कल, बट इस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ उस चीज को हम समझने की कोशिश करें। गॉट इट? अब आप देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड है, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ। अब ये कॉन्फ्रेंस किस लिए था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के डेवलपमेंट पर कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नई थियरीज एस्टेब्लिश की गई कि एडमिनिस्ट्रेटर या उसके बिहेवियर को कैसे वेल ऑर्गेनाइज किया जाए, सोसाइटी के डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेट्स कैसे कंट्रीब्यूट करें। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो अचानक दिल्ली में आपको कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया गया कि इंडिया के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक जगह कॉन्फ्रेंस के लिए आए और सजेशन दीजिए कि और बेटर हम क्या करें, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक टर्म इस्तेमाल किया गया
और वो टर्म था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक नाम दिया गया कि यहां से कुछ नया हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्कॉलर हैं फ्रैंक मेरिनी, उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का टाइटल ही था, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे अपनी किताब में उन्होंने कुछ सजेशंस दिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, और वो सजेशंस ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जाना गया। कोई नया सब्जेक्ट नहीं शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। जब यहां से हम एनपीए की बात करते हैं 68 के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट का जो यहां पर हमने माइलस्टोन खींचा है, यहां से कुछ नया होने वाला है। हमने ये माना कुछ हम चेंज ला रहे थे। ये ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी 15 में आए तो 15 में बहुत कुछ नया किया उन्होंने, तो उन चेंजेस को हम मान लें कि नया एरा। जैसे उन्होंने वहां से नाम क्या दिया भारत के लिए, अमृतकाल नाम दिया उन्होंने अपने टाइम पीरियड को अमृतकाल कह दिया। अब वो है या नहीं बात अलग है, पॉलिटिकली उन्होंने उसको नाम दिया अमृतकाल, है ना। तो अमृतकाल जैसा उन्होंने एक लाइन खींच दिया कि भाई मेरे पहले वाला कुछ और था, इसके बाद वाला कुछ और है। और वहां से वो डेटा देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं कि हम ये ने किया, ये किया, ये किया, देखो हम इतने आगे बढ़ गए। और उनके डेटा देने का तरीका कैसा होगा, जैसे बिफोर 14 एंड आफ्टर 15, इस तरह से। तो ठीक ऐसे ही आप यहां पर भी देख सकते हो कि इसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और 60s में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। एक माइलस्टोन चेंज के साथ हमने देखा। तो इस कॉन्फ्रेंस में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, मतलब अब यहां से अलग क्या करेगा, उसके बारे में बात होती है। तो आपको एक क्वेश्चन आया जिसको पढ़ना भी है कि यहां पर बोला गया कि अब इसके गोल्स चेंज हो रहे हैं। तो 5 गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा जाता है कि आखिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था क्या। क्लियर है, इसके गोल्स क्या हैं। तो इसके 5 गोल्स में जोड़ा गया इक्विटी का बिहेवियर लाना है, मतलब इक्वल बिहेवियर करना है। देन इसमें रेलेवेंसी बोली गई, चेंज शब्द का इस्तेमाल किया गया कि चेंज लेकर आना है। और एक है क्लाइंट फोकस, एक और लिखवाया था देख, वैल्यूज, यस, एक वैल्यूज है 5th। ये फिक्स है, इसको आप बदलना नहीं मन से। ये 5 पॉइंट्स हैं, इक्विटी, रेलेवेंस, चेंज, क्लाइंट फोकस एंड वैल्यूज। एक तरह से न्यू गोल्स दिए गए। अब आप बोलेंगे सर इनका मायने क्या है, तो आप समझते हैं। जैसे वैल्यूज बोला, तो वैल्यूज उस वक्त वैल्यू का मतलब था कि ह्यूमन वैल्यूज पर फोकस करो, सोसाइटी के वैल्यूज पर फोकस करो। ये किसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है जो सोसाइटी के बीच रहकर काम कर रहे हैं। मतलब उस वक्त के ब्यूरोक्रेट को कहा गया आप क्या करो, थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट लेकर आओ। यहां पर क्या था, मशीन, मैकेनाइज्ड हो गए हम सोसाइटी को लेकर, राइट। अब बोला इमोशनल एस्पेक्ट लेकर आओ। और वैसे भी 45 के बाद जब इधर हम आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के सभी सरकारों ने वेलफेयर अप्रोच को एडॉप्ट किया आफ्टर 45। तो वेलफेयर अप्रोच क्या है कि सोसाइटी में रिक्वायरमेंट्स क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस टारगेट्स, कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, इससे अलग भी कुछ होगा। हमें स्कूल भी चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स भी चाहिए, हमें गरीबों को अपलिफ्ट करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। ये सारे टारगेट्स क्या कहलाए, वेलफेयर अप्रोच। तो 45 के बाद पूरी दुनिया में अचानक से वेलफेयर अप्रोच पर बात होनी शुरू हो गई। जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कहा कि हमें लोगों का डेवलपमेंट करना है। देखो 45 के पहले वैसे भी डायनेस्टी सिस्टम काम किया करता था ज्यादातर दुनिया के देशों में, जिसमें से आधी दुनिया पर ब्रिटेन का ही कब्जा था। क्लियर है। तो जब तक ब्रिटेन था वो वेलफेयर पे काम नहीं करता था, उसका सिंगल पर्सपेक्टिव था कि इन देशों से पैसे ले जाकर ब्रिटेन में रख देना, और ये किया भी उन्होंने। बहुत सारे देशों से उन्होंने पैसा अर्न किया इंक्लूडिंग इंडिया।
तो आप देखते हैं कि अब यहां पर अप्रोच चेंज हो रहा है, वैल्यू सिस्टम कि ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन दे वर सपोज टू गिव दी सॉल्यूशंस, ये कहा गया, राइट। सेकंड में बोला इक्विटी, आप सबको बराबर से लेकर चलो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सोसाइटी में अमीर गरीब नहीं, बल्कि आप लॉ के बेसिस पर ट्रीट करो कि लॉ के, हम पढ़ते हैं ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, सो एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। अच्छा, अब यहां से डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरी दुनिया में तेजी से फैलती। उस वक्त 45 के बाद जो डेमोक्रेसी आती है, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, अफ्रीकन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक इलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, पब्लिक की चॉइस पर गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, और उस वक्त सभी लोगों ने सोचा कि हम दुनिया का बेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट मॉडल डेवलप करेंगे। भारत ने भी सोचा। आप देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी मेहनत से तैयार हुआ। वी टुक 2 years 11 months and 18 days, ऑलमोस्ट 3 years हमने टाइम लिया हमारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में, कि इस देश का मॉडल चलेगा इसी पर बेस, मेहनत की उसके ऊपर। और हमने मतलब उस वक्त के जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, मान लो वो सीरियस नहीं होते हमारे बारे में, तो आज हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते। आज पाकिस्तान के हालात देखो, श्रीलंका के हालात देखो, नेपाल देखो, अफगानिस्तान देखो, ये सब हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, एक साथ आजाद हुए। इंडोनेशिया देखो, हर साल तख्ता पलट हो जाता। म्यांमार देखो, ये सब बुरे हालात से गुजर रहे हैं। यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थोड़ा भी उन्होंने सोचा होता कि हमें क्या बेनिफिट है, फिर तो हमारा मामला खत्म था, हम इतना सर नहीं उठा पाते। क्योंकि एक तो देश को संभालना बहुत मुश्किल था, उसमें भी यदि वो लोग करप्ट हो जाते, आज हम सभी करप्ट हैं, यदि वो लोग करप्ट हो जाते तो हमारा देश बर्बाद हो जाता। उन्होंने बहुत ईमानदारी से उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, अच्छा डिजाइन किया, अच्छे वैल्यू सिस्टम डाले। और वो उस वक्त तो ठीक है, ये अलग ही चल रहा था, ऐसा नहीं कि हमारे देश को पता था कि उधर पब्लिक एड में क्या हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने भी पैरेलली ये सब सोचना शुरू किया। जैसे उस वक्त हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, उसमें आर्टिकल 14 हम डाल रहे थे, क्लियर है, हमने पहले ही वो सब कर लिया था। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन 46 में तैयार होना शुरू हो गया था ना, 49 में हम रेडी हो गए थे। इनके तो सिस्टम ही बाद में आ रहे हैं। उन सारी चीजों को हमने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, जिसको ये लोग 68 के बाद लिख रहे थे। क्लियर है? तो आप देखोगे हमारे वैल्यूज अच्छे हैं इंडिया में शुरू से। लाख ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, इवन दो उस वक्त भी हमारे वैल्यू सिस्टम अच्छे थे। गांधी जी का उपवास करना, नहीं तो सोच के देखो क्यों किसी को परेशानी होगी, क्यों वो अपनी जान देने पर तुले हुए थे। लोगों को कन्विंस करने का तरीका देखो, वो उपवास में चले जाते थे, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, और देश को उसी मोड पे आजाद करा दिया उन्होंने, परेशान कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बाकी लोगों को भी सिखा दिया कहा आप भी सेक्रीफाइस करो। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, और तभी देश आजाद होगा। सोच के देखो, मतलब उस टाइम पीरियड पे ना तो हमारे पास बड़े बड़े वेपन्स थे कि हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तगड़ा वेपन था हमारा विल पावर, मतलब हमारा सॉफ्ट पावर तगड़ा था। एनीवेज, तो फिर इक्विटी की बात आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए जितने भी सिटीजन्स हैं उनको। देन रेलेवेंस, अब रेलेवेंस में क्या बोला गया कि जो लेटेस्ट चैलेंजेस हैं आपके, उन पर फोकस करो। इसी को रेलेवेंस कहा गया कि आज रेलेवेंट बने रहो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा आप उन थियरीज का इस्तेमाल करो जो रेलेवेंट है, आज की रिक्वायरमेंट्स को समझो। सेम टाइम पर कहा और अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करो, राइट? आप अपने काम करने की टेक्निक चेंज करो, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चेंज करो, आपकी थियरीज चेंज करो। एंड फाइनली क्लाइंट फोकस, कि जो प्रॉब्लम आपके पास लेकर आ रहा है, क्लाइंट किसको बोलते हैं? जो कंप्लेन लेकर आता, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए या लीगल टर्म में उसको क्लाइंट कहा जाता है। जैसे अभी हमारे सीएम साहब ने क्या स्टार्ट किया, 1076 स्टार्ट किया, ये क्या था? क्लाइंट फोकस ही तो है, कि उसकी कंप्लेन सुनो, रिजॉल्व करो, और जितना भी रिजॉल्व होगा उसका इंपैक्ट क्या होगा कि अरे वाह, मोदी सरकार बढ़िया कर रहे हैं, साई साहब बढ़िया कर रहे हैं, हमारी कंप्लेन्स फिनिश कर रहे हैं, तो लोगों में एक सेटिस्फैक्शन आएगा कंप्लेन जब कम होगी। इस फोकस के साथ उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो आप देखोगे उस टाइम पीरियड में ये 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज कहा गया, गोल्स कहा गया इसको, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स। यहां तक ठीक है? इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है एंटी गोल्स, और इसका मतलब ये था, एंटी गोल्स में क्या था
व्हाट नॉट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो, ये इसी का एक्सटेंशन इधर आ रहा है, व्हाट नॉट टू फॉलो, क्या नहीं करना। गोल्स का मतलब जो हमें अचीव करना है, एंटी गोल्स किसको कहा गया, जो नहीं करना। टर्म थोड़ा सा उटपटांग इस्तेमाल किया है कुछ कुछ जगह पर, तो उसको एंटी गोल्स कहा गया। तो एंटी मतलब जो हमें नहीं करना, जो करना वो तो यहां लिखा है। और एंटी में क्या क्या था, एक था एंटी ब्यूरोक्रेटिक, एंटी ब्यूरोक्रेटिक, पहला पॉइंट। अब आप बोलेंगे सर ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है यहां पर, इसको ऐसे समझो, जब हम एंटी ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये जो शब्द आया ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक, इसको आप ओरिजिन से देखो। जर्मनी में या यूरोप में ऐसा होता है कि जब सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू होता है ना, एग्रीकल्चर और बाकी सब चीजों का, तो लोगों को जरूरत महसूस होने लगी कि हमारा काम देखने के लिए कोई मैनेजर चाहिए, और वहां से मैनेजर जैसे पोस्ट डेवलप होते हैं। और जो एग्रीकल्चर या जो फार्मर्स थे उन्होंने काफी बड़ा काम कर लिया, प्रोडक्शन काफी हो गया, तो इनको पीछे से संभालने के लिए इनको एक्सपर्ट्स चाहिए थे, मैनेजर चाहिए थे, राइट। अब वो जो मैनेजर्स हैं, मतलब ये ओरिजिन कहां से वो बता रहा हूं मैं, ये जो मैनेजर्स हैं ये इनको नॉलेज था और अपने ओनर के बिहाफ में काम करना शुरू करते। तो जब ये काम करते हैं तो ये ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे जो काम कर रहे थे। तो ये लोग टेबल पर बैठकर काम करते हैं, उस टेबल को प्लस उस पर ढकने वाले कपड़े को क्या कहा गया, ब्यूरो कहा गया, और उस पर जो बैठकर काम कर रहा है उसको क्रेट कहा गया। ब्यूरोक्रेट यहां से टर्म निकल कर आता कि जो टेबल पर बैठकर काम कर रहा, आ रहा समझ। तो यहां से ब्यूरोक्रेट शब्द निकल कर आया। अब यहां से क्या हुआ, आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेट कौन होगा, दोज हु आर एजुकेटेड, दोज हु आर सिस्टमैटिक, राइट, और ज्यादा ट्रेंड होंगे हमने माना, और पूरी दुनिया में ये चल पड़ा। यहीं से ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट ये शब्द निकल पड़े कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो ऑफिस का काम संभालते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट कहा गया। आईएएस वगैरह सब तो बाद में आया कॉन्सेप्ट, पहले तो हमने ब्यूरोक्रेट बना दिया कि जो ऑफिसर्स हैं, राइट। जैसे आप देखोगे 1772 में सिविल सर्वेंट शब्द आ चुका था हमारे देश में, क्लियर है, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट शब्द आ चुका था। सिविल क्यों बोला, क्योंकि वो सभी के काम करते हैं, हर तरह के काम करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। सर्वेंट बोला कि आप उनके सर्वेंट हो, तो सर्वेंट पहले सर्वेंट जैसा ही था ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में। अभी सर्वेंट कैसा, हम अपने आप को सेवक कहते हैं, जनता के सेवक हैं। अब तो हम पॉजिटिव साइड में चलते हैं आजादी के बाद। तो आप देखोगे ये जो क्लास डेवलप होता है ये पूरी दुनिया में डेवलप होता है, लेकिन बाद में इसकी कुछ बुराइयां सामने आने लगी। इसी टाइम पर वो बुराइयां क्या है वो समझा रहा हूं। इसी टाइम पर एक स्कॉलर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने एक अलग तरह का मॉडल दिया पूरी दुनिया में। ये एक स्कॉलर है, फ्रेंच स्कॉलर। इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए कि एक ब्यूरोक्रेट को कैसे काम करना चाहिए। इनके 10 प्रिंसिपल्स बहुत फेमस है, आगे लिखवाऊंगा। मैक्स वेबर ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए उनमें दो चार क्या थे वो समझो। जैसे इन्होंने बोला कि मेरिट बेसिस पर इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मतलब उस जमाने में बात कर रहे हैं जब किसी ने मेरिट सिस्टम के बारे में सोचा नहीं था। ओके, देयर शुड बी साइंटिफिक रिक्रूटमेंट सिस्टम। क्या बोला उन्होंने, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट होना चाहिए। मतलब भर्ती जो है वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट। अ फिक्स्ड सैलरी। फिर उन्होंने बोला प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए। प्रमोशन की पॉलिसी होनी चाहिए। होता यह है, और भी है उनके प्रिंसिपल्स, अभी मुझे ये समझाना है।
मैक्स वेबर ने जब ये प्रिंसिपल्स दिए तो पूरी दुनिया में ये फेमस हो गई थ्योरीज कि ब्यूरोक्रेट को कैसा होना चाहिए। तो हुआ क्या, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में बांधने लगे, ज्यादा रूल्स फॉलो करने लगे, क्योंकि इनके ओरिजिन में ही रूल्स रेगुलेशंस थे और वो रूल्स रेगुलेशंस एक तरह से इनके ऊपर इंपैक्ट डालना शुरू करते हैं। तो आज भी आप देखोगे भारत के भी, जैसे आप आईएएस बनते हो या डिप्टी कलेक्टर बनते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप दिन भर क्या फॉलो करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि आपका काम ही वही है। तो होता यह है एक टाइम के बाद ये एक नेगेटिविटी बनकर छा गया कि ब्यूरोक्रेट्स तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे भागेंगे और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच एक नेगेटिव टर्म पैदा हो गया। क्लियर है? ब्यूरोक्रेटिक, जैसे छोटा सा एग्जांपल, मान लो आप किसी कॉलेज में गए, किसी स्कूल में गए अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन लेने के लिए, और उन्होंने टू मच प्रिंसिपल्स बताए, टू मच रूल्स रेगुलेशंस बताए। जैसे आप गए तो दरवाजे में एंट्री करवाया गार्ड, फिर बोला आई कार्ड दिया, फिर बोला ऊपर जाइए, फिर प्रिंसिपल सर कब मिलेंगे वेट कीजिए, टोकन मिलेगा आपको, नाम पता, फिर ऊपर नाम पता पूछा तो आपने बोला अभी तो पूछा है नीचे, फिर उसने ऊपर पूछ लिया, ऊपर पूछने के बाद वेट कीजिए, पहले आप हमारे जूनियर ऑफिसर से मिलिए, वो उनको आप बताइए रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर हमको ठीक लगी तब हम प्रिंसिपल के पास भेजेंगे। इतने में आपका दिमाग खराब हो गया, पकड़ो ये सब, मैं जा रहा हूं, बच्चे का एडमिशन कहीं और कराएंगे। होगा ऐसा? दिस इज कॉल्ड टू मच ब्यूरोक्रेटिक। इसी को ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता है, टू मच फॉर्मेलिटीज को कहा जाता है। और आज भी ऐसा कहीं हो तो आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको चाहिए फट 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 एंट्री चाहिए, दुनिया भर का तामझाम नहीं चाहिए। जैसे किसी होटल में आप गए और बोले मुझे चेक इन करना, आपने बोला मैं 5 साल पहले भी आया था, तो उसने फटाफट बोला ये सर आपका डेटा है हमारे पास, तो आपको मजा आ गया, बोले आधार कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि पहले ही आपका रिकॉर्डेड है वहां पर, उन्होंने सेव करके रखा। तो आपको क्या हो गया, बोले सर आप रूम में जाइए ना, सब हो जाए, चेक इन हो जाएगा। तो आपको बड़ा अच्छा लगा, बोले सर प्लीज हैव सम वाटर, उसने जूस वूस ला दिया इतनी देर में। तो आपको लगा अरे यार ये तो पहले से तैयारी करके बैठे, आ रहे समझ में, यहां आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने बोला आप डॉक्यूमेंट चिंता मत करो, हम रूम भिजवा देंगे, सर वो साइन कर लेगा, डिजिटल साइन है हमारा। तो आपको लगा बड़ा अच्छा, बड़ा फास्ट सिस्टम, आप रूम में चले गए, रिलैक्स कर लिया आप। अब वहीं पर मान लो वो अटका देता, सर प्लीज बैठिए, ना चाय पानी ना पंखा है ना, तो आपका दिमाग अलग खराब होता, वो 10 नियम अलग बताता वो, बोले सर दोनों का आईडी बताइए, या आपकी पत्नी कैसे पता, ठीक। तो अब यहां से वो क्या हो गया, वो ब्यूरोक्रेटिक होने लगा। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेटिक शब्द है सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे लागू नहीं होता, ये बिहेवियर पे लागू हो रहा, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, आ रहा समझ, टू मच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये चीज हमारे देश में भी आई, टू मच ऑफ रूल्स रेगुलेशंस कौन लेकर आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। तो आप देखोगे कि हमारे देश के पार्लियामेंट में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बारे में डिस्कशन हुआ कि इनको क्यों बचाना है, क्यों चाहिए आईएएस आईपीएस, इनको हटाओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, ये उनके रेप्लिका हैं। मतलब टू मच रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, दिन भर उसी में टाइम बिताते हैं ये। तब नेहरू जी और सरदार पटेल ने इनको प्रोटेक्ट किया और बचाया, कहा ये देश की जरूरत है, स्टील फ्रेम कहा उसको, तब जाके आईएएस आईपीएस की जॉब बची है, नहीं तो ये तो खत्म करने में लगे थे, राइट। वो क्यों चिढ़ते थे, क्योंकि दिन भर ये नियम कानून की बात करते थे। और आज भी आप चले जाओ ऑफिस में, वो रूल्स रेगुलेशन जहां फंसेंगे वो रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे कि नहीं भाई रूल्स में ऐसा नहीं, जो रूल्स में वो हम करेंगे। बहुत कम ऑफिसर्स होंगे जो रूल से हटके डिसीजंस लेते हैं या रिस्क लेते हैं। पॉलिटिशियन क्या होगा, उसको रूल ही नहीं पता, बोले कर दो कर दो, तो ब्यूरोक्रेट बोलेगा साहब नियम में नहीं है, अच्छा जो नियम में है वो देख लो। तो जो पॉलिटिशियन का रिश्तेदार गया था उसको बोले भाई नियम में नहीं, उसको कैसे हम कर दें, जो नियम में हो कर देंगे। कलम कलम फंसना बोलते हैं ना, कलम फंसने का मतलब क्या, किसने लिखा, किसने साइन किया, जब रूल ये था, क्योंकि कैसे उनको कंट्रोल करोगे ना, विद हेल्प ऑफ रूल्स। जैसे कभी हम लोग, हमारी छोटी सी एकेडमी है लेकिन फिर भी आप देखोगे कि फ्रंट डेस्क जब फंस जाता कि सर क्या करना है, तो रूल चेक करो, तो रूल नंबर 5 क्या लिखा है, सर ऐसे ऐसे लिखा है, बस वो फॉलो करो, सो दैट अगला जो कोई आए फ्रंट डेस्क में वो एज इट इज रूल्स को फॉलो करे।
अननेसेसरी डेली का इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक आया, ये क्रिटिसिज्म के शिकार हुए ये लोग, इसलिए भी हुए क्योंकि इस वक्त काफी कुछ इनका पता लग चुका था कि ब्यूरोक्रेट्स का मतलब टू मच रूल्स रेगुलेशन। तो इन्होंने कहा एंटी ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना है हमें। और ब्यूरोक्रेटिक नहीं होने का मतलब आप नियम कानून लेकर जनता के बीच में मत जाओ, उनका डेवलपमेंट लेकर जाओ। क्योंकि आप जब टू मच रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए इन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, एंटी ब्यूरोक्रेटिक। और यहां पर क्या है, एक चीज, फॉर्मेलिटीज बहुत है यहां पर। और क्या है, फॉर्मेलिटीज। किस तरह की फॉर्मेलिटीज, उसको क्या कहा जाता है, हायरार्की में हर चीज ये लोग काम करते हैं। इसीलिए एक और शब्द इस्तेमाल किया, एंटी हायरार्कियल। एंटी हायरार्कियल का मतलब क्या हुआ कि इसको हम हायरार्की कहते हैं। एक टर्म आएगा हायरार्की का मतलब ए बी सी, मतलब ये एक दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हायरार्की, है ना। डी सी को रिपोर्ट करता है, सी बी को, और बी ए को रिपोर्ट करता है। अभी भी होता है ऐसा गवर्नमेंट में। अब मान लो आपका कोई पेपर साइन होने गया, यहां से गया इसके पास, इससे इसके पास, इसके, तो ये अननेसेसरी बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। जब भी कोई फैसला लेना है, पहले ये इसको पूछेगा, फिर ये इसको, फिर ये इसको पूछेगा, हर चीज में ये साइकिल चलता। तो होता क्या है, काम में डिले होता, राइट। अब वो जो टाइम पीरियड है हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे सारे काम फटाफट होने चाहिए। तो हायरार्की के अगेंस्ट एनपीए, वो बोलता है हायरार्कियल नहीं चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में कैसा होता है, काम फटाफट होता है, वो दे डोंट वेट फॉर हायरार्की। जो ऑफिसर होगा वही डिसीजन ले लेगा और इमीडिएट। जैसे मान लो आपको बैंक अकाउंट खोलना है, तो पता चलो उनका ब्रांच मैनेजर ही आपके टेबल के सामने बैठा है, तो मान लो हम पूछते हैं, कई बार आते हैं वो लोग, सर कितनी देर में, सर अभी अभी खुल जाए सर, अभी बोलिए आप। मतलब वो इतने फास्ट हैं। और एसबीआई में चले जाओ आप, सरकारी है, नियम कानून ज्यादा है वहां पर, तो वो बोलेगा नहीं 2 दिन बाद खुलेगा। अब ये सब डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ये साइन होगा, क्रॉस चेक होगा। हालांकि अब वो लोग फास्ट हो गए, अब सरकारी बैंक फास्ट हो गए बहुत ज्यादा, कंपटीशन मिला ना। और मोदी जी ने अंदर से बोल रखा है कि अपने आप को ठीक करो, नहीं तो मैं बदल दूंगा, वो प्राइवेट को बेच देंगे। तो जब एसबीआई के ऊपर डंडा हुआ तो अभी लोग थोड़े फास्ट हो गए, ठीक है। हाँ, इनके साथ और अच्छी चीज ये है कि आप इनको एक कॉल करो प्राइवेट वाले को, वो टैब वैब लेकर एकदम पहुंच जाएंगे। सर आपके घर पहुंच सेवा, यही अकाउंट खोल के देंगे, आपको बैंक नहीं आना पड़ेगा। और एक जमाना था जब भाई साहब अकाउंट खोल दीजिए, आप गिड़गिड़ाते थे, अब ये गिड़गिड़ाते हैं क्योंकि आप राजा हो गए एज ए कस्टमर। तो हायरार्की में अननेसेसरी डिले होते हैं, प्रोग्राम डिलेज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग का डिले होता है। तो इन्होंने बोला एंटी हायरार्की। और एंटी टेक्निकल बोला लास्ट में, यही लिखा होगा आपने, हाँ, एंटी मैकेनिज्म और एंटी टेक्निकल, कोई भी शब्द इस्तेमाल करें। टू मच टेक्निकल नहीं होना। अब टू मच टेक्निकल या मैकेनाइज्ड का मतलब हुआ कि आपका बिहेवियर यहां रूल ओरिएंटेड है, तो यहां रूल कम करो, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आया, बोला साहब मुझे पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, तो आपका इमीडिएट फर्ज क्या बनता है कि एक तो उस आदमी को सबसे पहले पूछ लो कि भाई खाना खाए हो या नहीं, कितने का होगा, 100 रुपीज, मान लो आप अपने पॉकेट से दे भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं। उस बंदे को सबसे पहले कूल एंड काम करो कि भाई कब से खाना नहीं खाए हो, तो पहले उसके खाने का अरेंजमेंट करो। आप इतने बड़े ऑफिसर हैं कि आपके लिए चुटकी का काम, क्लियर है। सबसे पहले उसको ईज आउट करो, वो बंदा परेशान है। फिर पूछो कि ये किस गांव का, राइट, और बोले जिस भी गांव का है मुझे शाम तक इसका भोजन चाहिए, इसका फूड ग्रेन चाहिए। अब वहां तहसीलदार बोला सर इसका आधार कार्ड नहीं, बोला मुझे चाहिए, कैसे भी करके इसको दिलवाओ। ये क्या हुआ कि आप अननेसेसरी टेक्निकल्स में नहीं घुसे, बोले मुझे कुछ नहीं पता, इसको खाना दो तुम लोग शाम तक, फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, बाद में तुम इसका आधार कार्ड बनाते रहना। कैसे करोगे, तुम्हारा हेडेक है। तो जब कलेक्टर ने बोल दिया तो तहसीलदार को करना पड़ेगा।
तहसीलदार ने मोड़ा तो नीचे वाले को करना पड़ेगा। अब मान लो यहीं पर कलेक्टर बोलता कि बाबा रुक जाओ, अभी तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बना, देखते हैं हम। अब पता चला हफ्ते 10 दिन आधार कार्ड बनने में लगा दिए, उसका थंब मैच नहीं हो रहा है, वो कब गांव जाएगा, कब होगा, वो खत्म है आदमी। तो आप क्या हो गए, टू मच फॉर्मेलिटीज, टू मच टेक्निकलिटीज, टू मच हायरार्कियल। ये नहीं चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। कुछ समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो ये 5 गोल्स और ये 3 एंटी गोल्स लाए गए थे उस वक्त मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बाद। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया उसमें ये डिजाइन तैयार हुआ। कुछ समझ पा रहे हैं? ये टाइम पीरियड 60s का है, 68 में ये हुआ। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट को टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली ये डेवलप कैसे होता है। अब होता ये है, हाँ प्लीज। वॉयलेट नहीं करना है। हाँ, आपका क्वेश्चन एकदम जायज है। कई बार क्या होता है ना कि हम जब रिक्वायरमेंट्स क्या है वो समझना है। जैसे अब हमें रॉकेट छोड़ना, तो रॉकेट ऐसा तो होगा नहीं कि घर में ऐसे जोर से चलाया छोड़ दिया ऐसे चले जाएगा, उसका सिस्टम है, सिस्टम से ही डिजाइन होगा। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग आपके सामने, क्लियर, उस वक्त ये देखना है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रूट लगा, रूट लगना मतलब समझते हैं, है ना, प्रोटोकॉल फॉलो होता है। अब अभी एक डेथ भी हुई है रिसेंटली, वही एग्जांपल ले रहा हूं। अब वो आदमी गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी वाइफ एम्बुलेंस में है, डिलीवरी के लिए ले जा रहे हैं, और वो डिलीवर हो भी नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई। कॉम्प्लेक्सिटी आई एम्बुलेंस में, उसकी डेथ हो गई। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लियर? रूल्स, क्योंकि रूल, अब वो तो रूल फॉलो कर रहा है। अब वो है कांस्टेबल, या हो सकता है सब इंस्पेक्टर रहा होगा, या डीएसपी या आईपीएस भी रहा होगा। वो क्या बोल रहा है, नहीं मेरी नौकरी पे। अब यहां पर उसको बीच का रास्ता निकालना था। इमीडिएट ऊपर फोन करता, तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अरे यार अभी प्रेसिडेंट का टाइम हो गया, निकल चुके हैं ऑलरेडी, अब तुम बीच में रायता मत फैलाओ, है ना, बैरिकेड्स तोड़ना नहीं है, कोई भी गाड़ी वहां से नहीं निकलेगी, राइट। अब ये क्या करता, आईपीएस अपने रिस्क पर बोलता मैं गाड़ी निकाल रहा हूं, और अपनी गाड़ी पहले लगाता और उस एम्बुलेंस को रास्ता देता। कर सकता था ऐसा? करता तो उसकी नौकरी भी नहीं जाती। उसको लोग अप्रिशिएट ही करते ना, जब प्रधानमंत्री खुद ही अपना एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो एम्बुलेंस है भी या नहीं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको, राइट। तो फिर वो एम्बुलेंस क्यों नहीं जा सकती? और डेथ हो गई उस लेडी की। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या हुआ कि अब आपके रूल्स रेगुलेशन किसके लिए थे? पब्लिक की सेफ्टी के लिए थे ना, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए। अब उसी का वेलफेयर नहीं हो रहा है, तो फिर वो रूल्स रेगुलेशंस किस बात के? ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि ट्राइबल व्यक्ति की जमीन को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दो, इस तरह का वायलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि काम कैसे आसान बनाया जा सकता है वो चेक करने की बात हो रही है। क्लियर? एंटी ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी के बिहेवियर पर क्वेश्चन है, यहां ध्यान रखना। एंटी हायरार्किकल, टेक्निकल का मतलब आपके जो रूल्स रेगुलेशन है वो अननेसेसरी के हैं। आज से 10 साल पहले इनकम टैक्स का जो फॉर्म भरा जाता था वो टू मच कॉम्प्लेक्स था। अब टेक्नोलॉजी के दौर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों मांगते हो बार बार? मोदी जी जब आए, पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आते ही अपने फर्स्ट भाषण में यही कहा था, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने कहा कि हमारा एक बच्चा जब एग्जाम पास करके निकलता है 12th, तो दुनिया भर की फोटोकॉपी कराता, उसको हर बार सर्टिफिकेट के लिए फोटोकॉपी लगाना पड़ता। देन ही टॉक्ड अबाउट दैट डिजी लॉकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज बताओ, आप उसके बावजूद भी हर बार आप देते हो, मेल करो, ये करो। अरे क्यों? डिजी लॉकर फिर किस लिए बना है? जब आपने बना ही दिया तो ये ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी है। भाई पीएम का काम है विजन देना, उन्होंने दे दिया, अब ये इंप्लीमेंटेशन काम तो इनका था ना। अभी पूरा रायता किसने फैलाया? हमारे देश में वही इंफोसिस, हमारे देश में टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट के दुनिया भर के सिस्टम चल रहे हैं, आधार जैसा बड़ा सिस्टम चल रहा है, और ये लोग सीबीएसई जैसा छोटा सा सिस्टम नहीं संभाल पाए। ये क्या है? ये ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, जुगाड़ तुगाड़, इसी में निकाल दिया टाइम उन्होंने। जो कंपनी फेलियर थी उसको ठेका दे दिया। आप सोच के देखो कि बच्चे कितने चैलेंज में, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, कि हमें अपने हिसाब से चाहिए, राइट। कल एक पेरेंट आए थे, इससे हट के बात कर रहा हूं, कोई कितना पेन में हो सकता, मतलब अचानक आपकी लाइन लेंथ चेंज हो गई सोचने की,
एक बच्ची थी, वो उसके बारे में बताया उसके पिता बोले कि सर उसका 10th में ना 96% था, 12th में कितना है 76। वो उससे रुकते ही नहीं बन रहा है, रोते रहती है कि मेरा परसेंट डाउन कैसे हो गया। मतलब उसने बहुत दिल पे ले लिया, क्योंकि हमारा स्कूल भी तो ऐसे ही सिखाता है ना कि भाई परसेंट में मतलब आप राजा हो, यदि परसेंट कम है तो आप कहीं नहीं हो। ये स्कूल सिस्टम का फॉल्ट है। इस तरह की सोच यदि हमारे अंदर पैदा कर दी गई है तो ये स्कूल सिस्टम का फॉल्ट है कि वही अच्छा होगा जिसका 94 है, 76 वाला बुरा है। क्यों बुरा है? एनीवेज, एक तो स्कूल का फॉल्ट, अब दूसरा सीबीएसई का फॉल्ट कि उसके 76 आ गए। अब वो बच्ची ये बोलती है अपने पिता को कि मैं कुछ भी करके अब मुझे जॉब चाहिए, मैं मतलब चपरासी की नौकरी करने तैयार हूं, लेकिन नीट जेई मुझे नहीं देना। उसके फादर की आंखों में कल आंसू आ गए। वो मतलब सीआरपीएफ के व्यक्ति हैं, लेकिन ही वॉज वेरी सैड। बोले सर क्या करें बच्चों का? तो मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है, दुख तो है। अब सोचो उस बच्ची का माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया, इतनी फ्रस्ट्रेशन में है, वो बोलती है मुझे कहीं भी कुछ भी लगा दो, मैं नौकरी कर लूं, प्राइवेट में चली जाऊं। मतलब जिस बच्ची को नीट का उसका नीट का पेपर अच्छा गया था, मेहनत की होगी वो, बोली लेकिन 12th में 76। अब उसको आश्चर्य हो रहा है अपने परफॉर्मेंस पे कि इतना डाउन कैसे। वो खुद पे क्वेश्चन करने लगी। एनीवेज, तो ये कंट्रीब्यूशन किसका था? ब्यूरोक्रेसी का था कि इन्होंने रिसर्च नहीं किया प्रॉपर, और टू रूल्स वायलेट नहीं करना, लेकिन रूल्स वहां पे हटा दो ना जहां नहीं चाहिए आपको, जहां सिस्टम नहीं चाहिए वहां पर। आप टीसीएस को पकड़ते बेस्ट है, आप इंफोसिस को पकड़ते बेस्ट है, विप्रो को पकड़ते वो बेस्ट है। इनसे तो बढ़िया और कोई दिखता नहीं हमारे देश में, दुनिया को ये लोग चला रहे हैं। जो हो एक बढ़िया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, उनको पकड़ लेते आप, बढ़िया सॉफ्टवेयर बनवा लेते। एनीवेज, तो आप देखोगे, आई होप क्लियर है ना? ये हमें चाहिए। जैसे इस पॉइंट पर ना एक बढ़िया एग्जांपल है, आप सबने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें जो डॉक्टर अस्थाना का कैरेक्टर है, उससे संजय दत्त का कैरेक्टर सवाल करता है कि मान लो पेशेंट स्ट्रेचर में आया है घायल होकर, तब आप क्या करोगे? फॉर्म भरवाओगे या उसका ट्रीटमेंट कराओगे? तो डॉक्टर अस्थाना बोले फॉर्म भरवाएंगे हम। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेलिटीज पहले चाहिए, और हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है आपको ट्रीटमेंट देना। इमीडिएट आप ट्रीटमेंट में लगाओ, पुलिस को जो आना वो करेगी बाद में पुलिस। अभी अप्रोच चेंज किया ना गवर्नमेंट ने, जैसे पहले जो घायल व्यक्तियों को जो लोग उठाते थे, उन्हीं को थाने में बैठा के सवाल करते, कब मिले तुम ही ने तो नहीं ठोका। तो लोगों ने धीरे धीरे उठाना बंद कर दिया, मर रहा है मरने दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे लोग आंख बंद करके आगे निकल जाते थे। इससे क्या होने लगा कि बहुत सारी लाइफ्स खत्म होने लगी, क्योंकि पहला आदमी तो वही है ना जो वहां से क्रॉस कर रहा है, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया बिकॉज ऑफ पुलिस एटीट्यूड। अब पुलिस ने क्या चेंज कर दिया? स्लाइडली मोल्ड कर दिया बिहेवियर को। वो किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, जितने भी घायल होते हैं, कोई बचा रहा है उसको बिल्कुल भी आप परेशान नहीं करोगे। एक लाइन में बोला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अचानक से हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। अब हम उनको अवार्ड देते हैं कि इस बंदे ने 5 लोगों को बचाया, और वो एकदम मना कर देते हैं हम आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेंगे। हो सकता है उसी आदमी ने ठोका हो, सीसीटीवी से पता लग जाएगा, लेकिन उस वक्त वो लोग सवाल नहीं करते हैं। सर ठीक है, फोन नंबर देना है दे दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू लाने के लिए। अब देखो जिंदगियां बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं आज की डेट में, कि जब से ये पता लगा। तो एक ऑर्डर ने अचानक से पूरा बिहेवियर चेंज कर दिया। और इसके पहले क्या था कि नहीं, वो घायल है अपनी जगह दे, पहले आप बताओ आप कौन, नाम पता इतिहास। अब मान लो कोई यहां से जा रहा है उधर उत्तर प्रदेश का है आदमी, अब उसको फिर वापस बुलाओगे कि भिलाई में जो आप कंप्लेन किए थे पेशी आओ, क्योंकि आप ही लेकर आए थे डेड बॉडी। अब वहां बनारस से कहां चल के आएगा? भिलाई। समझ आ रही बात? तो एक ऑर्डर से इसी को कहा गया कि एंटी ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना, ईज आउट करो, जहां पर रूल्स नहीं चाहिए वहां पर हटा दो, जो इजी गोइंग हो सकता है। अब हम क्यों बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि उसको आसान बनाओ बिजनेस करना, अननेसेसरी हर्डल्स मत लगाओ। पहले यूपीएससी का फॉर्म बहुत बड़ा था, अब उसको छोटा किया, इजी किया। अभी आपका फॉर्म डिजिटल हो गया, पहले मैनुअल था, और एक भी स्पॉट एक्स्ट्रा लग जाए आपकी ओएमआर शीट में तो फॉर्म कैंसिल हो जाता था। सोच के देखो कितना कॉम्प्लेक्स। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, ओएमआर शीट तो है ही नहीं अब आपका, मतलब ऑनलाइन जो भरते हो उसमें क्या है, मिस्टेक हो गया तो करेक्ट कर लो, नहीं पहले अलाउड ही नहीं था करेक्ट करना।
आपने भेज दिया मतलब गया, खत्म। मेरे साथ के कई लोगों को रोते हुए देखा है। रूल ये था यूपीएससी में, यदि ऑप्शनल आपने टिक नहीं किया तो फॉर्म कैंसिल हो जाता था। तो कई बार ना वो ध्यान से छूट जाता था। यूपीएससी का जो पुराना फॉर्म था, जो हम लोग मैनुअल भरते थे, उसमें बिल्कुल छोटा सा लिखा रहता था ऑप्शनल, और ऑप्शनल का नंबर हमें डालना होता था। मतलब नोटिस में से नंबर देख के, सीरियल नंबर देख के उसको नंबर लिखना होता था। ओएमआर में जगह कम होती थी, वो बिल्कुल छोटा था, वो अक्सर छूट जाता था लोगों से। और वहां यूपीएससी का, आप एडमिट कार्ड का वेट करें कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और पता चला आपका फॉर्म कैंसिल। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी। एनीवेज, वापस आते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो टू मच हायरार्कियल, टू मच टेक्निकल, टू मच ब्यूरोक्रेटिक नहीं चाहिए। तो ये 3 एंटी है जो हमें नहीं करना है, ये हमें फॉलो नहीं करना, ये हमें फॉलो करना। इज इट क्लियर? बढ़ू आगे यहां से। तो अब यहां पर आप देखोगे, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरा है। यहां से बहुत कुछ चेंज भी होता है। और यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका बैकफुट पे भी आता है। उसका बड़ा रीजन था वियतनाम का वॉर, वो हार जाता है। हार ही गया वो, एक तरह से भगा दिया वियतनाम ने उसको वहां पे। वियतनाम का वॉर किस चीज का रिजल्ट था? कोल्ड वॉर का। यहां से आप देखोगे कोल्ड वॉर भी शुरू होता है पैरेलली, है ना, 45 के बाद। और ये कोल्ड वॉर यहां तक चलता है 90s तक। तो इस टाइम पीरियड में अमेरिका और यूएसएसआर ने अति मचाई पूरी दुनिया में, राइट। वियतनाम पर अननेसेसरी अटैक कर दिया। कहां वियतनाम, कहां अमेरिका, क्लियर है। दूर दूर तक लेना देना नहीं आपस में। होता यह है कि वियतनाम यूएसएसआर को ज्वाइन करना चाहता था, क्लियर है। जैसे अभी ईरान के ऊपर कैसे बेवजह इन्होंने छेड़ रखा है इसराइल, कोई कोई रीजन नहीं है, और पूरी दुनिया उसको झेल रही है। यही तो हो रहा है। क्या था मैटर कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, तो वो कौन सा इसराइल पे अटैक करने वाला था? भाई बॉम्ब तो सभी बनाएंगे। अभी इंडिया की न्यूज रिलीज हुई है, अनऑफिशियल है, कि हमने 13 या कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगा रखे, मिसाइल्स लगा रखे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने कहा देख लो भाई भारत की हरकत। तो वो खैर, है ना, उसकी तो हालत और खराब है। पता है ना, अभी वहां पर पॉवर्टी का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। वो लोग मतलब बिल्कुल तबाही के स्तर पे हैं। तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पे भी आता है कहीं कहीं पर। और 80s, मतलब यहां से मैं आगे बढ़ूं तो 70s है, 80s है। और इस टाइम पीरियड पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आना शुरू होता है। ये जो टाइम पे, इसके बाद तो थोड़ा अप होता है कुछ दिनों तक। लेकिन 80s में चैलेंज क्या आता है? यहां पर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट किसको कहा जाता है? जब बर्थ रेट बढ़ा हो, डेथ रेट कम हो जाए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ जाए, तो डेथ रेट वैसे कम होने लगती, तो पॉपुलेशन अननेसेसरी बढ़ने लगती। पहले क्या होता था? बैलेंस हो जाता था। 100 लोग जन्म लिए, 150 लोग मर गए, तो बैलेंस हो जाता था। मेडिकल साइंस की वजह से वो बैलेंस खराब होने लगा। पैदा तो हो रहे थे, डेथ कम होने लगे, तो वो बच्चे तो फिर पॉपुलेशन ही बढ़ाएंगे। तो पूरी दुनिया में 80s का टाइम पीरियड माना जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। आप जब पढ़ोगे डेमोग्राफी से या सेंसस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो 80s का टाइम बहुत खराब था। और इसी टाइम पर अचानक से जो पब्लिक सर्विस है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। जैसे नल आपने लगाया किसी मोहल्ले में 25 लोगों के लिए, और अचानक से 50 लोग पानी पीने लग जाए उसमें से, तो प्रेशर बढ़ गया ना। वो 25 को भी नहीं मिलेगा और बाकी 25 को भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रेशर बढ़ने लगा हमारे रिसोर्सेस पर। अब यहां से क्या होता है कि इन चेंजेस के साथ, एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स में तो आए अमेरिका में ये चेंजेस, लेकिन बिहेवियर में नहीं आ पाया। इनको बोला गया ये रिवॉल्यूशन तो था, लेकिन केवल बुक्स में था। इसको बुकिश रिवॉल्यूशन कहा गया, कि कॉन्सेप्ट तो बढ़िया था लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया किसी ने। उसका नतीजा ये निकला कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे डाउन होने लगा, धीरे धीरे डाउन होने लगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी। और ये भारत में भी हो रहा है। भारत में आप जैसे देखोगे, उस टाइम पीरियड की मैं बात बताऊं 80s की,
तो बहुत सारी कंपनियों को हमने उस वक्त सिक इंडस्ट्री बोल दिया। एक कॉन्सेप्ट था हमारे देश में सिक इंडस्ट्री, उसका मतलब था बीमार उद्योग। और मजे की बात, गवर्नमेंट में एक अलग से डिपार्टमेंट होता था, सिक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। उसका काम क्या था? जाके उनका इलाज करना। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं वैसे हमारे उद्योग बीमार पड़ने लगे। और बीमार का मतलब यही था कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, कॉस्ट नहीं निकल रहा, प्रोडक्शन ठप पड़ गया, कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां महीनों बंद रहती थी, तो उसको सिक इंडस्ट्री कैटेगरी में डाला गया। अब उस वक्त क्या करें? या तो उसको प्राइवेटाइज करते, तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया नहीं था उस जमाने में, तो सिक इंडस्ट्रीज का ट्रीटमेंट करते थे लोग। अब उस ट्रीटमेंट का मतलब क्या था? थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके उसको ठीक करते थे, क्योंकि हमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उस जमाने में। हाँ, गवर्नमेंट ही सारे कंपनीज चलाती थी। 90% जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट चलाती थी, और गवर्नमेंट का क्या बिजनेस नहीं था, सब कुछ करती थी भारत जैसे देश में। इनफैक्ट सरकार का टॉवेल बनाने की फैक्ट्री भी थी, पता है आपको? सरकार टॉवेल बनाती थी, धोती कुर्ता बनाती थी सरकार, मारुति कार सरकार बेचती थी, सरकार होटल भी चलाती थी एक टाइम पर, अशोका होटल्स, ये गवर्नमेंट के होटल्स थे। आ रहा समझ में? तो आप लोगों ने वो टाइम नहीं देखा है। मैच बॉक्स तक सरकार बनवाती थी, माचिस। आ रहा है समझ में? इतने सारे काम करती थी 80s 90s में। तो आप देखोगे गवर्नमेंट के ऊपर लोड बढ़ने लगा, तो वहां से इनका डाउनफॉल तेजी से आया। और इतना हुआ कि डिमांड्स तो बढ़ रही थी, पब्लिक मैच्योर हो रही थी, और ऐसा करते करते हम लोग 80+ में जब जाने लगे तो पूरी दुनिया में उस वक्त एक मूवमेंट चल रहा था कि हम ट्रेड को कैसे इंप्रोवाइज करें, और धीरे धीरे हम क्लोज आ रहे थे वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के। इसी टाइम पीरियड में आप देखोगे यूएसएसआर की हालत हो रही थी खराब। यूएसएसआर आज का रशिया, उसके अगल बगल के जितने देश थे वो सब मिलके यूएसएसआर बनाते थे, एक फेडरेशन था बेसिकली। अब उसकी हालत हो रही थी खराब, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अलग लीड ले रहा था, और अमेरिका कैपिटलिज्म को बढ़ा रहा था, मतलब मार्केट पॉलिसीज, मार्केट अप्रोच को बढ़ा रहा था। एकदम से तो नहीं बढ़ा। यहां पर आप देखोगे 80s में ही क्या होता है कि WTO को लाने की बातचीत चल रही है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड के ट्रेड को हम यूनिफाइड करना चाह रहे हैं। इसके पहले गेट था, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी दुनिया के ट्रेड को एक जगह से हम ऑपरेट करेंगे, एक रूल से हम ऑपरेट करेंगे, तो कोशिश अच्छी थी। यहीं पर आप देखोगे 1979 में कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आता है। कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम ये आता है यूके में। मार्गरेट थैचर वहां की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया और कहा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट देकर काम कराएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम कहां काम करता है? प्राइवेट में काम करता। तो उन्होंने ब्रिटेन में ये स्टार्ट किया। ये सेम सिस्टम 1982 में रोनाल्ड रीगन लेकर जाते हैं अमेरिका, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, राइट। उन्होंने कहा हम अमेरिका में भी कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, एंड ही स्टार्टेड दैट। इससे सक्सेस ज्यादा मिलने लगी। ये थोड़ा प्राइवेट स्टाइल था काम करने का, प्राइवेट में जैसे काम होता है उस तरह का काम था, गॉट इट। अब यहां से आप देखोगे कि ये सारा सिस्टम ऐसे काम करते हुए आगे बढ़ रहा है, और इसी वक्त 1985 में WTO को लाने के लिए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और इसी में एक और डेवलपमेंट होता है जो हम लोगों ने देखा 1988 में, सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता। यहां 68 में हुआ था फर्स्ट, ये सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, राइट। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा नहीं लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इन लोगों ने क्या बोला कि हमें मार्केट की हेल्प चाहिए, हमें मार्केट की हेल्प चाहिए, हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। प्रोफेशनल्स की तो यहां पर भी बात हुई थी जब वुड्रो विल्सन ने जो थॉट्स दिए थे, अब वही थॉट नए सिरे से यहां पर आ रहे हैं। हमें प्रोफेशनल चाहिए, और मार्केट के प्रोफेशनल चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के लोग चाहिए। ऐसा खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने डिमांड रखी। कहा अब तक गवर्नमेंट सारे काम कर रही है, क्यों ना हम इसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को देना शुरू करते हैं। सिंस दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दिस सिस्टम,
कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम, ब्रिटेन और यूएस। तो हम भी शुरू करते हैं यहां से, और ऐसा उन्होंने अपनी बातों को रखा और बोला अब इसको फॉलो किया जाए। ये कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, आगे की स्ट्रैटेजी ऐसे होगी। सभी जगह होता है, जैसे अभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बैठक की, तो बैठक के बाद कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, व्हाट नेक्स्ट। तो वैसे यहां पर भी व्हाट नेक्स्ट पर बात हुई। तो व्हाट नेक्स्ट में यहां से फिर एक सब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और वो था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यहां पर एनपीए पढ़ा, अब यहां पर एनपीएम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसकी फोटो खींच के रख लो और कल यहां से स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? हाँ जी बच्चे। नहीं, इससे माहौल बना किस तरह से कुछ नया करना। ये बेसिकली एक बुक में आया। बुक अगेन, बुक्स का बहुत उस टाइम पे वैल्यू थी, बुक्स की अलग तरह की वैल्यू थी। तो बुक में कॉन्सेप्ट हुआ, एक स्कॉलर है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वहां से फिर पूरी दुनिया में ये हिट हो गया कि हाँ दिस इज गुड। ऐसा इसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नहीं किया, ये तो सब स्कॉलर्स ही पैदा कर रहे हैं ना ये कॉन्सेप्ट कि अब इस स्टाइल में करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट यहां पर इंफेसाइज कर दिया उन्होंने। तो एडमिन और मैनेजमेंट का डिफरेंस कल बता के फिर आपको बताऊंगा कि ये अलग क्यों है, जब एनपीए कहते हैं और एनपीएम कहते हैं तो क्या डिफरेंस है, कल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मैंने जो भी कहा उसको घर में रिवाइज करें। आप देखोगे थोड़ा सा आपका डेटा इंप्रोवाइज करेगा। ठीक है, और कुछ एकदम ना समझ में आए तो आप पूछोगे ही, सवाल लिख लेना कहीं पर। गॉट इट? ठीक है, ओके, थैंक यू।